इन्वेस्टिंग वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट है कि क्या एक्टिव फंड वाकई में पैसिव फंड को आउट परफॉर्म करते हैं। जितने लोग उतनी ओपिनियन, और ये डिबेट कभी खत्म ही नहीं होती है। मैंने ये सवाल अपनी कम्युनिटी में भी पूछा था तो 72% लोगों ने एक्टिव फंड को चुना। इक्विटी में एक्टिव फंड्स का AUM पैसिव फंड से 4.5 टाइम्स ज्यादा है। ये तो यही कहता है कि लोगों की प्राइमरी चॉइस एक्टिव फंड है। बट क्या किसी ने सही में डेटा स्टडी की है या हम बिना सोचे ही एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? एज यूजुअल मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिना डेटा एनालिसिस किए सेटल नहीं करना चाहता था, तो मैं लग गया अपने एक मिशन पर टू फाइंड द ट्रूथ। तो मैंने यहाँ पर 73 फंड्स का डेटा कोलेट किया और उन्हें उनके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किया। सच हमेशा ऑब्वियस तो नहीं होता, सो रिजल्ट्स अगेन काफी सरप्राइजिंग मिले। कुछ कैटेगरी में एक्टिव फंड्स ने कंसिडरेबल आउट परफॉर्मेंस दी है, बट कुछ में तो शॉकर्स मिले हैं जिसने कि मेरे अजम्पशन को भी गलत साबित कर दिया। तो इस वीडियो में हम इस डिबेट को कंप्लीटली सेटल करेंगे, देखेंगे कि क्या एक्टिव फंड वाकई में पैसिव फंड को बीट करते हैं, और अगर करते भी हैं तो किस कंडीशन में, और कौन सी AMC इसमें बेस्ट रिजल्ट्स दे रही हैं। आई एम श्योर ये एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, सो सिट टिल द एंड एंड एंजॉय द डेटा एनालिसिस एंड लर्निंग्स। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपनी रिसर्च और लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने पावर अप मनी के साथ पार्टनरशिप में बनाया है, जो न सिर्फ इंडिया की बल्कि मेरी भी एक ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड एडवाइजरी ऐप है। इस वीडियो में मुझे बहुत सा हिस्टोरिक डेटा चाहिए था और इसके लिए मुझे पावर अप मनी काफी रिलायबल पार्टनर लगा। इसकी बात वीडियो में हम आगे डिटेल में करेंगे। इस वीडियो के डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज को बेस्ड ऑन कंपनी साइज 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और हर मार्केट कैप का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है और एक्टिव फंड उन्हीं को बीट करने की कोशिश करते हैं। तो जहां एक तरफ एक्टिव फंड हैं जो बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस लेकर के, वहीं दूसरी तरफ पैसिव इंडेक्स फंड है जो बेंचमार्क को ही फॉलो करते हैं और वो भी थोड़ा सा स्मॉल एक्सपेंस रेशियो लेकर के। तो इसमें से सही कौन है? क्या एक्टिव फंड्स वाकई में इंडेक्स को बीट कर पाते हैं? वैसे इस सवाल पर और भी रिसर्च हुई है। उसमें से S&P ग्लोबल का स्पीवा स्कोर कार्ड काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये ईयरली पेपर पब्लिश करता है जो एक्टिव फंड्स को उनके इंडेक्स से कंपेयर करता है। ये काफी इंसाइटफुल एनालिसिस होता है, बट ये थोड़ा एकेडमिक है और इंडेक्स सिलेक्शन जेनेरिक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये रिसर्च इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से करूंगा, जिससे कि आप इससे कुछ सही डिसीजन भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी रिसर्च का एक क्विक सेटअप बता देता हूं। ये पूरा एनालिसिस 4 कैटेगरी लार्ज, मिड, स्मॉल और फ्लेक्सी के 70+ फंड्स के बेस पर है। इस रिसर्च को फेयर बनाने के लिए मैंने सिर्फ 10 इयर्स प्लस के फंड को ही चुना है और रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए रोलिंग रिटर्न ही यूज कर रहा हूं। जनरली सभी जगह आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स मिलते हैं, बट ये फुल एनालिसिस के लिए ठीक नहीं है। ट्रेलिंग रिटर्न आज के दिन से पास का रिटर्न बताता है, सो वहां बायस हो सकता है, बट रोलिंग रिटर्न किसी भी दिन का रिटर्न नहीं है। ये एक फंड की हिस्ट्री में 1, 3, 5 या 10 साल के ब्लॉक में सारे रिटर्न्स का एवरेज है। सो ये ज्यादा रिलायबल मेथड है। मोस्ट ऑफ द एप्स रोलिंग रिटर्न नहीं दिखाती हैं। पावर अप में ये इजीली अवेलेबल है, सो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। इस एनालिसिस के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में मैं ढूंढूंगा कि ये सिलेक्टेड फंड्स अपनी कैटेगरी में अपने बेंचमार्क को बीट करते भी हैं या नहीं। पार्ट 2 में मैं इस एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, जहां मैं इन विनर्स का थोड़ा सा एक लेवल डीपर एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि विनर को स्पॉट कैसे करें। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट कि एक एवरेज इन्वेस्टर डायरेक्टली टू बेंचमार्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो इंडेक्स फंड या ETF के थ्रू करेगा। अब वो पैसिव फंड्स इंडेक्स को फॉलो तो करते हैं, बट उनका रिटर्न्स अपने इंडेक्स से ऑलमोस्ट 0.25% के करीब कम होता है उनके खुद के एक्सपेंस रेशियो को मेंटेन करने के लिए। सो उसको भी मैंने अपनी कैलकुलेशन में अकाउंट किया हुआ है। अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग को डीप में समझना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डीप डाइव। सबसे पहले लार्ज कैप को देखें तो 23 फंड्स मिले। बेंचमार्क के लिए मैंने BSE 100 और NSE 100 TRI के रोलिंग रिटर्न का एवरेज लिया और 0.25% इंडेक्स फंड के एक्सपेंस के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब सारे फंड का बेंचमार्क से अल्फा 1, 3, 5, 7 और 10 ईयर्स पे कंपेयर किया। मुझे सिर्फ एक नंबर नहीं चाहिए था, मुझे पैटर्न चाहिए था। कई बार बड़े नंबर्स में पैटर्न मिस हो जाता है। तो मुझे मिला कि 1 ईयर के केस में 18 एक्टिव फंड्स मीन 78% ऑफ द फंड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट स्ट्रेंजली 10 ईयर में ड्रॉप होकर के 65% ही रह गए। वैसे तो ये ठीक लगता है,
बट एवरेज रिटर्न कितना मिला? एक साल में 1.66%, जो 10 साल में 0.5% ही रह गया। मीन्स लंबा होल्ड करने पर एक्स्ट्रा रिटर्न कम होता जा रहा था। अगर आपने बेस्ट फंड में भी इन्वेस्ट किया होता तो एक साल में 5.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला होता, जो 10 ईयर्स में 2.7% रह जाता। सो इससे तो एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स इंडेक्स बीट तो कर पाते हैं, पर लॉन्ग टर्म पर सस्टेन करना उनके लिए टफ होता है। इसीलिए पहले साल में रिटर्न भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ सक्सेसफुल फंड भी ज़्यादा है, बट ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 10 ईयर्स में एवरेज अल्फा तो 0.5% रह गया है, जो कि बहुत एक्साइटिंग तो नहीं है। बट स्मॉल कैप में ये स्टोरी कंप्लीटली उल्टी है। फर्स्ट ईयर में जहां सिर्फ 16% फंड इंडेक्स को बीट कर रहे थे, 10 ईयर्स पहुंचते पहुंचते तक ऑलमोस्ट 83% फंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेस्ट फंड इंडेक्स को 8% से भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, जबकि वर्स्ट फंड इंडेक्स के आसपास ही रिटर्न दे रहा है। सारे फंड के एवरेज देखेंगे तो 1 ईयर में बेंचमार्क से 2% लोअर रिटर्न मिला, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया एवरेज रिटर्न इंप्रूव हुआ और 10 ईयर्स में 3.5% एक्स्ट्रा मिला, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। सो वहीं जहां लार्ज कैप में टाइम बीतने के साथ इंडेक्स से बेहतर रिटर्न मिलना के चांसेस थोड़े कम हो रहे हैं, स्मॉल कैप में ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे तो एक चीज समझ में आती है कि लार्ज कैप में एक्टिव फंड इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बड़ा नहीं रह जाता। वहीं स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट बहुत बड़ा दिखने लगता है। सीम स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड कंपनीज को स्मॉल और अर्ली स्टेज में स्पॉट कर पाते हैं, बट दोनों ही केस में फर्स्ट या थर्ड ईयर के परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं समझना चाहिए। लार्ज कैप में तो परफॉर्मेंस गिरने लगी, वहीं स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस बढ़ने लगी। एक्टिव फंड में एक कैटेगरी ऐसी है, उसने वही किया जो प्रैक्टिकली सब फंड को करना चाहिए, और वो है इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करना। ये कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड की। फर्स्ट ईयर में 19 में से 14 फंड इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे, और सेम नंबर 10 ईयर्स पे भी था। सबसे मजेदार बात यह है कि इन 14 फंड में से 12 फंड्स तो फर्स्ट ईयर से 10 ईयर तक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मर हैं। इट मींस यहां कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट करना कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ज्यादा आसान है। यहां रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड भी बेहतर रहा। बेस्ट फंड ने ऑलमोस्ट 7% से आउट परफॉर्म किया और वर्स्ट फंड ने 3.8% अंडर परफॉर्म किया। एवरेज अल्फा भी 1 to 2% एक्स्ट्रा ही रहा है। सो हिस्टोरिकली तो एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड को निफ्टी 500 को बीट करना ज़्यादा आसान रहा है। इसका मेन रीज़न शायद ये भी है कि फ्लेक्सी कैप इजीली अपना पोर्टफोलियो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लार्ज मिड या स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, तो उनकी फ्रीडम उनकी एडवांटेज बन जाती है। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया, वो है मिड कैप। सच बताऊं तो मैं यहाँ गलत साबित हो गया। मैं सोचता था कि एक्टिव फंड्स यहाँ क्लियरली आउट परफॉर्म करेंगे, बट 19 फंड में से सिर्फ 42% ही फर्स्ट ईयर के अंदर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाए, और 10 ईयर्स में तो ये गिर करके 31% ही रह गए। मीन्स अगर केयरफुली नहीं चुना गया तो 50% से भी ज्यादा चांस है कि नॉन परफॉर्मिंग फंड चुन लेंगे। एवरेज रिटर्न ने तो और भी सरप्राइज कर दिया। सारे ड्यूरेशन में एक्टिव मिड कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न इंडेक्स से कम ही निकला है। इवन बेस्ट परफॉर्मर फंड भी 10 ईयर्स में इंडेक्स से सिर्फ 1.8% बेटर रिटर्न ही निकाल पाया है। सो मिड कैप में एक्टिव फंड में जाना है तो बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा। इंडेक्स आउट परफॉर्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। सो अगर इस डेटा एनालिसिस को मैं एक समरी करूं तो लार्ज कैप में इंडेक्स को बीट करना पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 ईयर से कम की परफॉर्मेंस से देख करके फंड चुनना तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बट स्टिल एक्टिव फंड डिसेंट चॉइस हो सकते हैं, गलती होने के चांस काफ़ी कम है। स्मॉल कैप फंड में एक्टिव फंड का सीरियस आउट परफॉर्मेंस दिखता है। मैक्सिमम फंड्स इंडेक्स बीट कर पाए हैं, बट ये कंसिस्टेंट नहीं था। 1 ईयर में स्ट्रगल दिखा, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। सो स्मॉल कैप में एक्टिव फंड तभी लेना बेहतर है जब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। फ्लेक्सी कैप में एक्टिव फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही, और यहां पर एक्टिव फंड्स ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का सही इस्तेमाल किया है और कंसिस्टेंट और कंसिडरेबल अल्फा भी जनरेट किया है।
सबसे बड़ा शॉकर तो मिड कैप में था। सही बताऊं तो जेन्युइनली ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स को बीट करने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। सो यहाँ एक्टिव फंड तो बहुत केयरफुली चुनना पड़ेगा, वरना तो इंडेक्स को बीट करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। अगेन आई विल से दैट ये सब पास्ट डेटा है और फ्यूचर ऐसा ही होगा ये कोई कह नहीं सकता है। पास्ट डेटा को सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह से यूज करना चाहिए। बट एक बात तो क्लियर है कि एक्टिव फंड डिफॉल्ट विनर्स नहीं होते हैं, और अगर एक्टिव फंड चुनना ही है तो केयरफुली एनालाइज करके चुनना जरूरी है। ये सोचना कि बाय डिफॉल्ट एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड को बीट कर लेंगे थोड़ा सा गलत होगा। वाइल ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे बहुत से वीडियोस आपको इसमें हेल्प भी करेंगे और मैं अपने अगले सेक्शन में अच्छे फंड के इंडिकेशंस भी बताऊंगा। बट ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलरली कर पाना आसान नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करने के लिए मैं इस वीडियो के पार्टनर पावरअप की ऑफरिंग को क्विकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पावरअप एक सेबी रजिस्टर्ड आरआईए है और उनकी ऐप एक अनबायस्ड एडवाइजर की तरह से आपके पोर्टफोलियो को रेगुलरली एनालाइज करती रहती है। आप फ्री में अपने पोर्टफोलियो का इजीली इससे रिव्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से फंड इन फॉर्म हैं, कौन से ऑन ट्रैक हैं या आउट ऑफ फॉर्म हैं। और ये ऐप आपको राइट फंड चुनने के लिए हेल्प भी करती है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड को एक रेटिंग दी जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि इस कैटेगरी के अंदर कौन से फंड टॉप पे चल रहे हैं और कौन से नहीं हैं। और अगर आपको कोई फंड आउट ऑफ फॉर्म दिख भी रहा है तो ये ऐप आपको ये भी बताता है कि आप इस फंड से एग्जिट लेकर के दूसरे कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पावरअप एक यूजफुल ऐप हो सकती है। अगर इसे यूज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सेक्शन 2 पर। मैं चाहता तो सेक्शन 1 पर वीडियो क्लोज कर सकता था, आंसर तो काफी हद तक मिल ही चुका था। बट मैं वो पैटर्न देखना चाहता था जो आउट परफॉर्मेंस वाले फंड दिखाते हैं। कुछ तो सीखने के लिए यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और आपको मेरी ये सोच पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे एफर्ट्स का ये बेस्ट रिवॉर्ड है। सो मैं हमेशा से ही एक क्वेश्चन से स्ट्रगल करता रहा हूँ कि क्या वाकई में लार्ज AUM के फंड स्लो हो जाते हैं और वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि आज इस असम्पशन को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सारे फंड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, 25% बिगेस्ट फंड से 25% स्मॉलेस्ट फंड में, और देखा कि बिगेस्ट फंड अल्फा जनरेट करते हैं या स्मॉलेस्ट फंड। सो यू कैन सी कि मैंने चारों कैटेगरी के फंड को टॉप से बॉटम AUM साइज के अकॉर्डिंगली प्लॉट किया है। मुझे लग रहा था कोई पैटर्न निकल के नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग निकली। टॉप 25% बिगेस्ट फंड का 10 इयर्स का अल्फा इन जनरल सबसे ज्यादा है और स्मॉलेस्ट 25% फंड का 10 ईयर अल्फा सबसे लोएस्ट है। और इंटरेस्टिंगली ये स्मॉल कैप में तो सबसे स्ट्रांगली निकल के आता है। लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड्स तो ऑन एन एवरेज 6% अल्फा जनरेट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट फंड तो इंडेक्स को बीट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये फंड अच्छे हैं इसलिए इनका फंड साइज बड़ा हो गया है, बट सच तो ये है कि ये सब बड़े होकर के भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट एनालिसिस में एक्सपेंस रेशियो का करना चाहता था कि क्या एक्सपेंस रेशियो कोई इंडिकेटर हो सकता है परफॉर्मेंस का। डेटा प्लॉट करके क्लियर हुआ कि फंड की परफॉर्मेंस तो एक्सपेंस रेशियो से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है, बट एक चीज जरूर क्लियर होती है, हाई परफॉर्मिंग फंड्स एक्सपेंस रेशियो के एक ब्रैकेट में आते हैं। 77% हाई परफॉर्मिंग फंड्स का एक्सपेंस रेशियो न तो बहुत ज़्यादा था न बहुत ही कम, ये 0.5 से 1% के बीच में ही रहता है। आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि बहुत लो कॉस्ट फंड रिसर्च पे स्पेंड नहीं कर पाएंगे और हाई कॉस्ट फंड रिटर्न को ड्रैग डाउन करने लगेंगे। सो ये मिड स्पॉट तो सबसे परफेक्ट है, तो इसे केयरफुली चेक करके जरूर देखिएगा। अब एक लास्ट पॉइंट को लेकर के मैं बड़ा क्यूरियस था, एक ऐसा एनालिसिस जो शायद कोई इन्वेस्टर नहीं करता है, और वो ये कि किस AMC ने सबसे ज्यादा टाइम आउट परफॉर्मेंस दिया है। कोई सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं, सिर्फ प्योर डेटा के बेसिस पे। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी बनाई। हर एक इंस्टेंस पे जब फंड आउट परफॉर्म करता है तो उस फंड के AMC को मैं 1 मार्क्स देता हूँ, और जब कोई अंडर परफॉर्म करता है तो AMC के 1 मार्क कट जाते हैं और उसके एवरेज मार्क पर उनको रैंक किया। जब ये डेटा कोलेट किया तो इंटरेस्टिंग पिक्चर निकल करके आई। सही बताऊं तो मोर देन एनीथिंग मैं इस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बिफोर आई शो दिस डेटा प्लीज़ रिमेंबर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डेटा को सिर्फ ये बारीकी से देखने का एक तरीका है। तो यहाँ निपॉन, एडलवाइस, इन्वेस्को, पराग पारिक टॉप स्लॉट पे थे, HDFC सेकेंड
और कैनरा रोबेको थर्ड स्लॉट पे था। और फिर लिस्ट काफी लंबी है। जिन एएमसी के फंड सारे ही कैटेगरी में थे उनमें एचडीएफसी टॉप रैंक पे था और फिर कोटक एएमसी। तो कुछ एएमसी तो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट करना का फॉर्मूला शायद समझ गए हैं। अब इस पार्ट 2 के एनालिसिस से समझ में आता है कि फंड साइज का परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट तो डेटा में विजिबल नहीं है। ये एक कॉमन बिलीफ को ब्रेक कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इसे रीजनेबल होना चाहिए। इसे ऑप्टिमाइज ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। और लास्ट पॉइंट कि फंड हाउस की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो सिर्फ एक कैटेगरी के बेसिस पे नहीं, अक्रॉस कैटेगरी अक्रॉस टाइम फ्रेम चेक कीजिए, तो ही एक अच्छा एएमसी चुन पाएंगे। सो ऑल इन ऑल इस एनालिसिस से आई एम श्योर आपको काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट मिले होंगे। मैं कभी भी एक विनर बताने में विश्वास नहीं रखता। मैं डेटा देखता हूं और आप डेटा से समझ गए होंगे कि दोनों मेथड अपनी अपनी जगह ठीक है। विनर कैटेगरी और फंड चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको विनर का स्ट्रैटेजी चुनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर एक डेटा बैक्ड और साइंटिफिक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी ऐप देख रहे हैं तो पावर अप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।